सर अभी जैसे इब्तदाई में मैंने कहा थोड़ा सा नरेंद्र मोदी साहब की तकरीर का एक बेसिक सा ओवरव्यू कर लें। बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही थी, कांपते हुए हाथ कुछ और कह रहे थे, टोन कुछ और कह रही थी, लेकिन जो अल्फाज थे वो शायद ज़ाहिर है पब्लिक कंजम्पशन के लिए थे, वो बिल्कुल कुछ और कह रहे थे। धमकी दे के गए हैं वो दोबारा, आपके ख्याल में आप कैसे देखते हैं उनकी तकरीर? मैम थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी ओवर। एंड देखिए इंडिया इस वक्त पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है और घबराहट की हालत में है। उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बाहर की दुनिया के लेवल पे और इंटरनली ऑल्सो। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें कि आरएसएस के जो वो हैं एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने थ्रेट किया है कि हम मोदी को एलिमिनेट कर देंगे। उसके अलावा आरएसएस एक मीटिंग कॉल की उन्होंने हाई लेवल की, जिसमें मोदी को नहीं इनवाइट किया। मोदी जो है वो उसने अपनी एक्टिविटीज़ कन्फाइन कर ली हैं, अपने ये जो है डिजिटल एक्टिविटीज़, एंड ही इज़ नॉट मीटिंग मैनी पीपल। आज उन्होंने अदमपुर बेस को विजिट किया, उसके ऊपर भी डिड नॉट ट्रस्ट पीएफ, सॉरी उसको ट्रस्ट नहीं किया, और ही इज़ कास्टिंग डाउट्स ऑन इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं जो कि सिख हैं। तो इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ हंसी भी आती है कि मार इतनी पड़ी है कि रो रहे हैं अभी। जैसे आपने शुरू में कहा कि रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया। 100 लूजर साबित हुए हैं, मतलब हारे भी थोड़ी ग्रेस के साथ। मुझे हमारे बुजुर्ग कहते होते थे, वो स्टोरी सुनाते थे दिल्ली के बांके, जो इन पे बहुत एप्लीकेबल है। सख्त सर्दी में दिल्ली के बांके, दिल्ली की गलियों में मलमल के कपड़े पहन के तो रात की सर्दी में वो वॉक करते थे, और जो साइड पे विंडोज़ होती थी वहाँ से उनके ऊपर पानी फेंका जाता था ठंडा, और वो मजीद अकड़ते थे बजाय इसके कुछ सर्दी डिस्प्ले करने की सर्दी लग रही, और अकड़ते थे कि हमें सर्दी नहीं लग रही। तो दे वर नोन एज दिल्ली के बांके। ये वो दिल्ली के बांके हैं कि इतनी बुरी तरीके से इन्हें मार पड़ी है हर लिहाज से, हर डिपार्टमेंट में, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक। लेकिन ये है कि वो अकड़ नहीं ख़त्म हो रही। जो उन्होंने थ्रेट्स दी हैं, डेफिनेटली अपने गार्ड जो है वो लोड नहीं करने, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेटेड एंशियस एनिमी से कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी ये असेसमेंट है कि जो कुछ इंडिया के साथ हुआ है, अभी वो ये करेंगे कि अपनी जो इनएडिक्वेसीज हैं जिसकी वजह से उनको ये सारी बीटिंग हुई है, उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। फॉर क्वाइट सम टाइम वी हैव मेड देम रेस्ट इन पीस। इसके बाद शायद कोई साल 2 साल बाद, बहुत छोटा टेम्पररी पॉज तो नहीं लग रहा आपको? नो, इट इज नॉट टेम्पररी। आई थिंक मीडियम टर्म में दे विल नॉट टेक एनीथिंग लाइक दैट। क्योंकि मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने कल अपनी तकरीर में एक जगह पे पॉज का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ये डेफिनेटली उस तरह की बातें करेंगे जो उनकी एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन शो करती है। लेकिन आप देखें कि मतलब सी देयर कंडीशन, अभी किस डिपार्टमेंट में आपने उन्हें बीट नहीं किया? फिजिकल डोमेन, सोशल, ये जो है मीडिया डोमेन, साइबर डोमेन, साइकोलॉजिकल डोमेन, हर डोमेन में आपने बीट किया। और बरी बहरी फजाई वो वाली तो मेरा ख्याल है वो बहस खत्म ही अब हो जानी चाहिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है उसके बाद हमने तो दुनिया को विद विजुअल्स विद फैक्ट सब कुछ बता दिया है, वो आप आइम बाइम शाइन कर रहे हैं। अब उसकी प्रायोरिटी 2 उसके मेन कंसर्न होंगे। वन इज सर्वाइवल, कि वो खुद सर्वाइव करे, पॉलिटिकल जो उसको बहुत बड़ा चैलेंज है। सेकंड उसकी नजर में होंगे नवंबर के इलेक्शंस, जो कि बिहार में तो गए। अगर वो वो तो गए, वो इसीलिए तो ये सारा कुछ किया था। पता नहीं उस तक सर्वाइव भी करता है ये नहीं। दैट इज अ ह्यूज क्वेश्चन। तो ये सिर्फ अपनी पब्लिक को के जो गुस्सा है, गम गुस्सा है, उसको एड्रेस करने के लिए कभी वो ट्रंप को मतलब अलर्ज कर रहे हैं, कभी वो सऊदी अरेबिया पे चढ़ाई करते हैं, कभी ईरान पे चढ़ाई करते हैं। सो दे आर लाइक अ रैबिट डॉग, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, कि वो हर किसी को काटने के चक्कर में। और अब तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट कर दिया, वो चाहे जो मर्जी कहें, कौन भागा किसके पास गया, मेरे ख्याल है वो भी अब बात जो है वो खुल के सामने आ गई है। सर जहाँ पे हम कह रहे हैं हमने उनको हर फ्रंट पे जो है वो जिच किया, उनको शिकस्त खुर्दा किया, ये भी आपका नहीं ख्याल कि बहुत बड़ी शिकस्त जो हुई ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स वो डिप्लोमेटिक थी? ये वही भारत है जो हर मसले में कहता था कि हमारा आपसी सारा मसला बायलैटरल है, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, लेकिन सीज फायर भी जाके अमेरिका ने करवाया। और मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि उन्होंने इस काबिल भी नहीं समझा कि अनाउंस भी करने देते उनको, उन्होंने कहा अनाउंस भी हम करेंगे सीज फायर को। एग्जैक्टली। सो ये वो स्टेज थी कि जब अभी देखें ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारी तरफ यूनिफिकेशन का इफेक्ट आया, यकजहती आई, उस तरफ डिवीजन का इफेक्ट आया। उनकी आर्म फोर्सेस में डिवीजन, उनके माशरे में डिवीजन, सिखों ने लड़ने से इनकार कर दिया। सो मोदी जो है वो वर्चुअली एक जो क्लेम करता था कि मैं बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी हूँ, तो वो दैट ही हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू अ ड्वार्फ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। वेयर एज कन्वर्सली पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले अगर हमारे कुछ मसाइल थे वो सारे एड्रेस हो गए हैं, और हम यकजहती के साथ एक
एक कौम बन गए। और रीजन के अंदर हमारी रेलेवेंस, डिटरेंस का बार हमने बहुत ऊपर ले गए हम यहाँ पर इस रीजन के अंदर। तो मेरा ख्याल है हमने उन चीज़ों को भी रीअसर्ट कर लिया जब जंग हम पर इम्पोज की गई, हमने नहीं मांगी थी ये जंग। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अगेन वो ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट के अंदर कश्मीर का जिक्र कर दिया, उससे भी वो बड़ा तिलमिलाए हैं, उनको अब समझ नहीं आ रही, उनकी चीखें बहुत ऊंची निकल रही हैं। उन्होंने कल अपनी तकरीर में कहा जी कि हम पाकिस्तान से अगर बात करेंगे तो वो जो उनका पुराना एक स्टैंड है कि दहशतगर्दी पे करेंगे, जो उनका क्लेम है कि यहाँ से वहाँ पर की जाती है, हालांकि बिल्कुल उल्टा है और हमारे पास हार्ड फैक्ट्स हैं टू प्रूव दैट। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम कश्मीर पर बात करेंगे लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर बात करेंगे। सो अब ये भी जो वो बातें कर रहे हैं, आपको मुज़ाकरात के टेबल पर जाते हुए पहले तो हम नजर आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो आपको लगता है कि कोई रियल इश्यूज पर बात हो सकेगी? मेरी अप्रीहेंशन ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया उनका एक नेचुरल स्ट्रेटेजिकल आय है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनका मतलब एक पुलिसमैन है ऑन बिहाफ ऑफ द यूएस। अब प्रेसिडेंट ट्रंप को प्रिवेल करना पड़ेगा इंडिया पे कि वो टेबल पे आए। मेरा ये कंसर्न है कि जैसे पहले हमेशा से उन्होंने राय फरार इख्तियार किया, इस दफ़ा भी वो ये करेंगे। हाँ। शुरू में जो ही प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट आया है तो जयशंकर का ट्वीट आया था कि हमने कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं दी कि हम टॉक्स करेंगे। फिर उसके बाद एक नया वर्जन आया कि हम करेंगे, लेकिन ये कि जो पाकिस्तान का कश्मीर है उस पर करेंगे। तो ये उसकी एज यूजुअल हरदर्मी और डटाई है। वेयर एज मैं समझता हूँ कि दुनिया को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि कश्मीर डिस्प्यूट वाहिद डिस्प्यूट है जिसने कि ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की पीस को हॉस्टेज बनाया हुआ है, पूरा साउथ एशिया इसकी वजह से सफ़र कर रहा है। साउथ एशिया हैपन्स टू बी लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। 500 मिलियन लोग यहाँ पे पॉवर्टी लाइन से बिलो, हाईली पॉपुलेटेड, लेकिन ये और दूसरा ये कि आए दिन कश्मीर डिस्प्यूट दुनिया को न्यूक्लियर एक्सचेंज के धाने पे ले जाता है। तो द वर्ल्ड हैज़ टू रियलाइज़ कि एक तरफ ये डिस्प्यूट है, दूसरी तरफ इंडिया का एक माइंडसेट है कि हर दूसरे दिन वो एक स्टेज मैनेज, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, और पूरी दुनिया, होल वर्ल्ड इज होल्डिंग इट्स ब्रेथ कि कहीं न्यूक्लियर लड़ाई ना हो जाए, जो अभी भी हुआ। अभी हमने जो अभी कुछ दिनों पुरानी बात है, आपने कहा पुलिसमैन है, उनके बिहाफ पर रीजन के अंदर बदल नहीं देना चाहिए? अब तो क्या वो कहते हैं ना, वो सस्पेंड कर दें, निकाल दें नौकरी से, अब तो कुछ करना चाहिए। आपने ख्याल? मैं ये देखता हूँ कि कोई मुझे ऐसा डिपार्टमेंट नहीं नजर आता जिस पे इंडिया ने गेन किया हो। Even US will be suspicious of India now कि हम किसके ऊपर बैट लगा रहे हैं। मैं ये तो कह रही हूँ कि अब तो मेरे ख्याल नौकरी से निकाल देना चाहिए उस पुलिसमैन को, क्योंकि देखे ना उन्होंने एक ही उसके अंदर किस किस को एम्बैरेस किया, फ्रांस को एम्बैरेस किया, रूस को एम्बैरेस किया, इजराइल को एम्बैरेस किया, अमेरिका को एम्बैरेसमेंट बचने के लिए बीच में आके इंटरवीन करना पड़ा। सो आई थिंक वो उस पर ना वो नजरसानी करने की जरूरत है। सर, जो भी हम बात कर रहे थे ना कि दोनों ममालिक का पीस आपस में और रीजन का पीस जो है वो एट स्टेक होता है, फ्लैश पॉइंट है कश्मीर इस रीजन के अंदर एक, और उसको रिजॉल्व होना चाहिए। लेकिन आपने भी इस बात से इत्तेफाक किया कि वो आते हुए नजर तो नहीं आ रहे फिलहाल मुज़ाकरात के मेज के ऊपर। इन दोनों ममालिक के दरमियान गिवन ऑल दीज फैक्टर्स किसी भी किस्म की जियो इकोनॉमिक्स को प्रमोट करना, कोई आपस में ट्रेड, म्यूचुअल ट्रेड को प्रमोट करना, किसी कल्चरल एक्सचेंज की बात करना, आपको लगता है कोई करने वाली बात भी है? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन के अगला प्लेयर अगर थोड़ा रैशनल हो तो आप ऐसी बातें कर सकते हैं। एक इर्रेशनल प्लेयर के साथ अब तो वो पागलपन की हद पर पहुंच गए हैं। क्या ये बातें हम जो करते रहते हैं, किताबी बातें नहीं लगती हैं आपको? मैं देखें, अगर साउथ एशिया को पैनलाइज करें ना, एक तो सबसे बड़ा साउथ एशिया के साथ स्ट्रक्चरल इशू है। चांकिया कुटेलिया जो इनका बाबा है, उसने कहा था कि जब एक बड़ा जायंट होगा और उसके इर्द छोटे मुल्क होंगे तो वही हालत होगी जैसे बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। तो ये तो स्ट्रक्चर है कि इंडिया एक जायंट है, उसके इर्द गिर्द छोटे मुल्क हैं, किसी को भी वो चैन नहीं करना। इनके अपने एक एक्स एम्बेसडर रहे हुए हैं राजीव शिकरी, उन्होंने कहा था कि इंडिया सफर्स फ्रॉम एन इमेज ऑफ अगली बिग ब्रदर जो कि बुरिश है, कॉन्डिसेंडिंग है और ओवरबेयरिंग है टुवर्ड्स इट्स नेबर्स। ये तो स्ट्रक्चरल इशू हो गया। सेकंड ये है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि ये फ्रेगमेंटेड है। इंडिया हमारे लिए बैरियर है, हम एक्सेस नहीं कर सकते भूटान, नेपाल और बांग्लादेश को। हम इंडिया के लिए बैरियर हैं, दे कैन नॉट एक्सेस ईरान एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट है, हम आगे नहीं जा सकते। इसकी वजह से जब मैं कहता हूँ कि साउथ एशिया लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है तो 6% ट्रेड हम आपस में करते हैं, ये रीजन साउथ एशिया, और 94% ट्रेड हम बाहर करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, जो रीजन के अंदर टेलीफोन कॉल्स हैं वो सिर्फ 7% है, वेयर एज सिमिलर डाटा जो है आसियान का वो 71% है। सो जब हमारी कनेक्टिविटी नहीं होगी, जब हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे होंगे तो क्या हमने म्यूचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है? जो मैं समझता हूँ कि इंडिया को इसका एहसास होना चाहिए। इंडिया इज द मेन रीजन जिसकी वजह से ना सार्क जो है वो ग्रो कर सका, ना इस रीजन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई है। और अब जबकि चाइना की ऑप्शन आ रही है तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया जो है वो फ्यूचर में फर्दर आइसोलेट होगा।
होगा, आप समझते हैं? इट्स अ बिग, जो एक फैक्टर लोगों के जहनों में होता है ना, जिसकी वजह से ये सवाल आता है कि वो क्या होगा आइसोलेट के नहीं, वो इसलिए आता है कि इट्स सच अ बिग कंज्यूमर मार्केट कि दुनिया का एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो है ना, वो आप उस इंटरेस्ट को डिनाई या निगेट नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, लेकिन होगा ये कि वो नेबर्स जिसके साथ ये इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा नहीं रहा थ्रू आउट सिंस 1947, इंडिया एक रिविजनिस्ट स्टेट रही है और उसने एरियाज को अनेक्स किया, स्टार्टिंग फ्रॉम गोवा, जूनागढ़, देन ये जो है सिक्किम को किया, अब लास्टली उसने कश्मीर को किया, तो उसने हर किसी को इर्द गिर्द परेशान रखा है। सो ये मुल्क जब इनको, जैसे मैंने कहा कि दे लुक आउटवर्ड, इनको जब चाइना की ऑप्शन मिल रही है, इस कॉन्फ्लिक्ट में मैं आपको बताऊंगा कि दो ट्राइकाज इमर्ज हुए हैं। एक ट्राइका है यूएस, इंडिया एंड इजराइल, और दूसरा ट्राइका है चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इंडिया को रियलाइज करना चाहिए कि उसके जो पार्टनर्स हैं वो डिस्टेंट पावर्स हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं वो रीजन में हैं, बिल्कुल रीजन के अंदर है, तो उसका वो किसको फायदा होगा। लेकिन अभी वैसे हम इस पे बात कर चुके हैं, बट ये ट्वीट मेरे सामने आ गई तो मुझे ख्याल आया आपसे जरूर। जफर हिलाली साहब हैं सर, सीनियर सफीर रहे हैं, तजिया भी करते हैं, गहरी नजर भी है उनकी। वो जो बात अभी आप करते हैं ना, आपने कहा कि आपके ख्याल में कि उनको रेस्ट इन पीस कर दिया हमने कुछ अरसे के लिए। जफर हिलाली साहब का पॉइंट ये, वो कह रहे हैं कि कोई 10-12 दिन का सीज फायर है, वो रीग्रुप कर रहे हैं, बल्कि वो तो कुछ इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है उनको रीस्टॉक करने के लिए वहाँ पे कोई मूवमेंट भी है अनयूजुअल किस्म की, कुछ इस तरह के कार्गो प्लेन्स हैं जो जिनकी कांस्टेंट वहाँ पे मूवमेंट जो है वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट की जा रही है। हो सकता है कोई ऐसी पॉसिबिलिटी? देखिए, मैं सीज फायर कोऑर्डिनेट करने वाले ही शायद मदद करने के लिए वक्त ले रहे हैं। मैंने जफर हिलाली साहब का मैंने ये ट्वीट देखे हैं, मैंने देखे हैं ये। मैं इस थ्योरी को नहीं मानता। मेरी ज़ाती असेसमेंट बिकॉज देखें, बात ये है कि कहा ये जा रहा है कि यूएस इजराइल के एयरक्राफ्ट आ रहे हैं और उनकी जो है वो स्टॉक कर रहे हैं, उनको वेपन एम्युनिशन दे रहे हैं। दैट दे विल डेफिनेटली डू, वो करेंगे, जरूर करेंगे, बट नॉट फॉर इमीडिएट, कोई इमीडिएट उसका नहीं। नॉट फॉर पानी की वजह से भी सर नहीं, जब उन्होंने कल जहाँ इतनी सारी बातें की, उन्होंने ये भी कहा कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, धमकी है इसके अंदर। वो तो है, लेकिन देखिए बात ये है कि कुछ रियलिटीज हैं। अब पानी को कितना रोक लेंगे, उनके पास कैपेसिटी नहीं है पानी होल्ड करने की, बाल्टी में भर के तो नहीं लेके जा सकते पानी को, तो उन्होंने, और उसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं, वाटर हैज टू कम डाउन। ये डेफिनेटली बात है कि मुश्किलात हमारे लिए डेफिनेटली होंगी, लेकिन ये कि जब ये नेगोशिएटिंग टेबल पे आई एम श्योर इन्हें आना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द ट्रम्प, बिकॉज ट्रम्प ने यहाँ तक कहा कि मैं इनके साथ ट्रेड नहीं करूंगा अगर इन्होंने ना किया, तो इट विल बी आइडेंटिफाइड कि दोनों में से हु इज द बैड बॉय। अगर ये रिफ्यूज करते हैं टॉक से, तो वर्ल्ड विल नो कि हु इज द बैड बॉय आउट ऑफ द टू। पाकिस्तान तो शुरू से कह रहा है न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा लो, ये कर लो, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, क्योंकि हमारी साइड क्लीन थी। और आए आखिर में उसी बात के ऊपर, लेकिन जिसकी साइड डर्टी है वो छुपाने की कोशिश करता है। तो वंस ही विल बी आइडेंटिफाइड एज अ बैड बॉय, तो 130 बिलियन की ट्रेड है यूएस के साथ, एंड यूएस इज अ सुपर पावर। एंड सेकेंडली ये कि अगर पाकिस्तान रिलाई कर सकता है चाइना के ऊपर एज एन अल्टरनेट, इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं टू गो एल्सवेयर, किसके पास जाएगा? यू कैन नॉट गो टू चाइना। डिस्प्लेजर तो यूएस का वैसे भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, और अब नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप का तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिकॉज़ ही हैज अ सर्टेन पर्सनालिटी आल्सो ना, आप उनका डिस्प्लेजर नहीं अफोर्ड कर सकते। तो जो जफर हिलाली साहब कह रही हैं वो अपनी डेफिशिएंसीज को जरूर एड्रेस करेंगे, बट फॉर द फ्यूचर, ये अभी बिल्कुल नियर फ्यूचर के लिए कुछ नहीं होगा। नहीं, आई डोंट थिंक सो, दिस इज माय असेसमेंट। मैं ये समझता हूँ कि हम अनड्यू एक कंसर्न और स्केयर पैदा कर रहे हैं अपने सिस्टम में। आई डोंट फोरसी, मेरा ज़ाती जो ख्याल है, इंशाल्लाह लेट्स होप, वैसे भी लेट्स होप कि सैनिटी प्रिवेल्स इन द रीजन। हम तो वैसे भी प्रो वॉर नहीं है, हम तो हमेशा एंजॉय आवर विक्ट्री, वी शुड सेलिब्रेट आवर विक्ट्री, वो आएगा वो भी देख लेंगे। हां, और जो पॉजिटिविटी आई है उसको भी एंजॉय और सेलिब्रेट करना चाहिए।